हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशफाइज क्लासेस। अब तक 2 दिन में हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चंस कवर किए डिस्क्रिप्टिव के। 2 ESI के हुए, 2 इंग्लिश के हुए, 2 फाइनेंस के हुए, 2 मैनेजमेंट के हुए। तो आप लोगों को अब तक एक पैटर्न मिल गया होगा 8 क्वेश्चंस में कि हम लोग किस तरह से एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं डेली एक एक सब्जेक्ट का। उसके स्टेप्स हम लोग देख रहे हैं। मैनेजमेंट के वीडियोस में मैंने आपको डायरेक्टली सिलेबस के साथ मैपिंग करी है, बट फाइनेंस और ईएसआई में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इसमें पैटर्न बहुत ज़्यादा डायनामिक हो सकता है। हमारा करंट अफेयर बेस हो सकता है, रिपोर्ट बेस हो सकता है। उसको डायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग सिलेबस के साथ मैप नहीं कर सकते हैं। बट ये पार्ट हमारा सिलेबस का है, बट किसी इंडिविजुअल टॉपिक का नहीं। कई बार होता है, जैसे एआई वाला हमने ईएसआई का सेकंड वीडियो करा था। एआई हमारा फाइनेंस का पार्ट है, इंग्लिश का भी पार्ट होता है, बट देन वो क्योंकि डब्ल्यूडीआर रिपोर्ट के अंदर आया। वर्ल्ड बैंक हमारा ईएसआई का पार्ट है, बट डब्ल्यूडीआर रिपोर्ट हमारी फाइनेंस का पार्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सिलेबस के साथ मैपिंग नहीं कर सकते। मैनेजमेंट हमारा पूरा क्योंकि स्टैटिक पार्ट है, वो हमारा सिलेबस के साथ मैप रहेगा। थर्ड सेशन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिन द मेजर थीम्स एंड टॉप रिस्क आइडेंटिफाइड इन द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट दी है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। उसमें काफी ज्यादा थीम्स और टॉप रिस्क आइडेंटिफाई करे गए हैं, हमें उन्हें एग्जामिन करना है। What implication do these risks hold for India's macroeconomic stability and long term growth? अब ये जो पार्ट था, ये पार्ट तो आपका स्टैटिक है, रिपोर्ट के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, रिपोर्ट में 4 चीजें दी हुई हैं, आपने 4 चीजें लिख दी। बट उससे ना तो आप ग्रेड बी ऑफिसर बनोगे, ना आपका 600 वर्ड्स का आंसर होगा। 600 वर्ड्स का आंसर आपका कब बनेगा, जब आप उसको इंडिया के रेस्पेक्ट में बताओगे, इंडिया की स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। और जब आप ये इंप्लीकेशन एक सही तरीके से लिख पाओगे, तब आप जाके आरबीआई के ग्रेड बी ऑफिसर बन पाओगे। क्योंकि आरबीआई में जाके काम है आपका इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखना और माइक्रो इकोनॉमिक को भी देखना, इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी देखना। सोचो ना, आप आरबीआई में हो तो आरबीआई का क्या काम है। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ना। आरबीआई इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सॉरी, बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। आरबीआई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इंडिया की इकोनॉमी को संभाल के रखने की। तो एज अ ग्रेड बी ऑफिसर आप जब मैनेजर बनोगे, आपकी भी वही जिम्मेदारी होगी। तो अब इसको पहले हम स्टेप्स के थ्रू समझते हैं, फिर हम लोग इसका आंसर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जीआरआर जो है उसको छोटा सा समराइज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर बताएंगे कि टॉप रिस्क क्या बताया गया है, जियो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। ठीक है, ये 2-2 साल के लिए बताया गया है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 2026 के लिए भी और 26 से 28 तक के लिए। इसमें हमारी थीसिस क्या है, या हमारा इसमें विजन क्या है। इंडिया मस्ट प्रोएक्टिवली बिल्ड रेजिलियंस टू सेफगार्ड स्टेबिलिटी। इंडिया को खुद से ये काम करना है कि इंडिया को अपना रेजिलियंस बनाना है टू सेफगार्ड स्टेबिलिटी। स्टेप 2 में हम लोग मेजर थीम्स और टॉप रिस्क बताएंगे। यहाँ पे हम लोग बताएंगे जियो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, एक्सट्रीम वेदर, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन, सोसाइटल पोलराइजेशन, इकोनॉमिक टर्न डाउन और एडवर्स एआई आउटकम्स। ये मेजर थीम्स और टॉप रिस्क हैं जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में बताए गए हैं। फिर इंडिया के रेस्पेक्ट में जब बात करते हैं, तो इंडिया में क्या इम्प्लीकेशन है जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन से, या स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट से, जैसे कि अभी यू ये सॉरी यूएस ईरान इसराइल वाला हुआ। उससे हमारा ट्रेड और एफडीआई डिसरप्ट हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सप्लाई चेन वॉलेटिलिटी आएगी। फिर क्लाइमेट एक्सट्रीम वेदर से क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी आएगी। मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन से या एआई की वजह से साइबर और डिजिटल इकोनॉमी के थ्रेट्स बनेंगे। सोशल इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी जिससे कि हमारी ग्रोथ अफेक्ट होगी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से लिंक किया जाएगा रिस्क टू करंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी, रिस्क टू फॉरेक्स रिजर्व, रिस्क टू फिजिकल टारगेट जो हमारे बजट के टारगेट्स हैं, या फिर इकोनॉमिक सर्वे में जो ग्रोथ के प्रोजेक्शंस बताए गए, उसको हमारा रिस्क है। ठीक है, वो हम लोग बात करेंगे। फिर वे फॉरवर्ड बताएंगे कि हमें ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक या दो कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यूएस से ही ऑयल ले रहे हो या ईरान से ऑयल ले रहे हो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के थ्रू आ रहा था, जब तक स्ट्रेट बंद है तब तक आपके पास ऑयल की दिक्कत है। आपका ट्रेड डाइवर्सिफाइड है कि आप रशिया से भी आप ऑयल ले रहे हो, तो आपको उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। साइबर सिक्योरिटी हमें स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। क्लाइमेट अडेप्शन क्लाइमेट अडेप्टेशन इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। मल्टीलेटरल एंगेजमेंट करने पड़ेंगे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें करने पड़ेंगे। कंक्लूजन क्या देंगे, एक बैलेंस्ड व्यू देंगे कि रिस्क हमारे बढ़ रहे हैं, बट उसके साथ में अगर प्रोएक्टिव मैनेजमेंट करेंगे तो इन चैलेंजेस को हम अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यूएस ईरान वाले टाइम पर क्या हुआ कि हम लोगों ने कुछ चीजों में अपना इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की हमने कोशिश की। हम लोगों ने कोशिश की कि हम इंपोर्ट पे रिलाई ना करके अपना खुद का प्रोडक्शन बढ़ाएं। एक्सपोर्ट तो दूर की बात, पहले अपनी जो हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है हम उसे कम करें। आंसर पढ़ने की कोशिश करते हैं।
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये WEF ने रिलीज करी है, ठीक है। इसने वर्ल्ड की एक वरिंग पिक्चर की बात करी है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जब रिस्क की बात करें तो हमें रिस्क की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। और इन्होंने क्या बोला है कि हम लोग क्योंकि एज ऑफ कंपटीशन में घुस रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया में ट्रेड की या वर्ल्ड इकोनॉमी की एक वरिंग पिक्चर है। इन्होंने जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन को टॉप रिस्क बोला है 2026 के लिए, और ऑल्सो आने वाले 2 साल के होराइजन के लिए 2028 तक के लिए। रिपोर्ट ने तीन टाइम हॉरिजन की बात करी है। शॉर्ट टर्म 2026, मीडियम टर्म 2028 और लॉन्ग टर्म 2036, ठीक है। 1 साल, 2 साल और 10 साल। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है ना, कि उन्होंने आपको 4 से 5 टाइम ओरिजन दे दिए, पूछा गया कि कौन सा टाइम ओरिजन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में है या कौन कौन सा नहीं है। मेजर थीम्स भी इसमें पूछी जा सकती है। मेजर थीम्स क्या क्या है? राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, weakening multilateralism, economic volatility, unchecked technological changes. Thesis of this answer is that India must proactively build resilience to safeguard its macroeconomic stability and support long-term growth. Thesis ये वर्ड मैं ऐसे ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जहाँ पे आंसर बनाकर समझने की कोशिश करी है वहां पे थीसिस वर्ड का बार बार वो लोग यूज कर रहे थे। थीसिस वर्ड आप लोगों को जरूरी नहीं है, आप लोग यहाँ पे विजन दे सकते हो, आप लोग यहाँ पे अपना ओपिनियन दे सकते हो, है ना। मैं थीसिस दे रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा रिसर्च बैकग्राउंड से हूं, तो वहां पे रिसर्च में हम लोग थीसिस वर्ड का यूज करते हैं। मेजर थीम जो हमने अपनी बात करी यहाँ पे, टॉप रिस्क की हमने बात करी, वो क्या क्या है? जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल फैक्टर्स के अराउंड है। जियो इकोनॉमिक कन्फंट्रेशन लिस्ट को टॉप करता है, विच इज सेलेक्टेड बाय 18% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स एट द रिस्क विच इज मोस्ट लाइकली टू ट्रिगर ग्लोबल क्राइसिस इन 2026। और इसका छोटा सा पार्ट हम लोग वेस्ट एशिया टेंशन में देख सकते हैं, अभी हमने देखा ही है। रिपोर्ट आपकी फेब में आई है, फेब जनवरी एंड या फेब के स्टार्टिंग में, और वेस्ट एशिया टेंशन आपके फेब के लास्ट से शुरू हो गई। It involves use of trade restriction, tariffs, sanction and supply chain weaponization. टैरिफ्स का सबसे अच्छा एग्जांपल, जो यूएस ने इंडिया पे टैरिफ लगाया, चाइना पे टैरिफ लगाया। दिस इज फॉलोड बाय स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो कि सेकंड रैंक है। अदर इंपॉर्टेंट रिस्क इंक्लूड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सोसाइटल पोलराइजेशन, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक डर्नटर्न्स, एडवर्स आउटकम्स ऑफ एआई। तो ये आपके इसमें रिस्क बताए गए। कौन कौन से मेजर इसमें थीम्स या रिस्क बताया गया? जियो इकोनॉमिक कन्फंट्रेशन जो कि सबसे बड़ा बताया गया, और उसके बाद निकल कर आया स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। जियो इकोनॉमिक कन्फंट्रेशन के अंदर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है, टैरिफ्स हैं, सैंक्शंस हैं, सप्लाई चेन वेपनाइजेशन है। स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट सेकंड नंबर पर निकल कर आया। बाकी इंपॉर्टेंट रिस्क बताया जैसे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, सोसाइटल पोलराइजेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है, इकोनॉमिक डाउनटर्न है, और एडवर्स आउटकम्स ऑफ एआई है। इकोनॉमिक रिस्क जैसे इन्फ्लेशन या एसेट बबल्स, ये भी रिसेंटली काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ओवर द लॉन्गर 10 ईयर टाइम हॉरिजन की हम लोग बात करें तो एनवायरमेंटल रिस्क जैसे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ, इकोसिस्टम कोलैप्स हुआ, ये ज्यादा हमारे डोमिनेंट हो रहे हैं। रिपोर्ट हाइलाइट्स हाउ इंटरकनेक्टेड दीज रिस्क आर इन मल्टीपोलर वर्ल्ड विद डिक्लाइनिंग मल्टीलेटरल कॉपरेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रिपोर्ट ने जो हाईलाइट करा, ये लाइन इटसेल्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रिस्क आपस में, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है, दुनिया में अलग अलग तरह की कंट्रीज हैं, तो उसमें ये रिस्क इंटरकनेक्टेड है, बट मल्टीलेटरल कॉपरेशन नहीं है, कंट्रीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये आपका रिस्क बढ़ता जा रहा है और जो कॉपरेशन था आपस का वो कम होता जा रहा है। फॉर इंडिया दीज रिस्क हैव सीरियस इम्प्लीफिकेशन, जैसे जियो इकोनॉमिक कन्फंट्रेशन एंड ट्रेड फ्रेगमेंटेशन, इट कैन डिसरप्ट एक्सपोर्ट्स स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक आईटी, फार्मास्यूटिकल्स एंड टेक्सटाइल्स। इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर है, आईटी में इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल्स में दवाइयां एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल्स में इंडिया फैब्रिक एक्सपोर्ट करता है। Rising protectionism and tariffs from majority partners may reduce FDI inflows and affect China plus one strategy। ठीक है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी क्या है? चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, जो कंट्रीज हैं, है ना, वो अपना जो एफडीआई कर रहे हैं या फिर अपना जो डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो चाइना के अलावा किसी एक दूसरी कंट्री पर भी करने की कोशिश कर रही है, सो दैट चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। अब उसमें इंडिया भी एक मेजर कंट्री है, वियतनाम एक मेजर कंट्री है, जहां पे चाइना के अलावा भी एक एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना हुआ है दूसरी बड़ी कंट्रीज के लिए या बड़ी कंपनीज के लिए। ठीक है, तो अगर चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी उन कंपनीज की अफेक्ट होगी तो इंडिया में जैसे बहुत सा एफडीआई आना कम हो जाएगा। सप्लाई चेन वॉलेटिलिटी अगर होती है तो इससे जो हमारी इनपुट कॉस्ट है, या जो हमारे जो रॉ मटेरियल्स हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं, या इंटरनल हमारी सप्लाई चेन में अगर दिक्कत आती है, तो हमारी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है या किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, फिर चाहे वो उसके रॉ मटेरियल्स के थ्रू हो, उसकी इंपोर्ट कॉस्ट के थ्रू हो, वो हमारी बढ़ जाएगी, जिससे कि इन्फ्लेशन का प्रेशर आएगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं, है ना। अब इंडिया का क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, साइक्लोन्स हैं, वो एग्रीकल्चर को डैमेज कर रहे हैं, इंफ्रा को डैमेज कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। सोसाइटल पोलराइजेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, इट कैन क्रिएट सोसाइटल इनस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से डोमेस्टिक हार्मोनी और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अफेक्ट होता है।
एडवर्स एआई आउटकम, साइबर सिक्योरिटी, वो इंडिया की ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी को, डेटा सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। ये सारे फैक्टर्स मिलके इंडिया के ग्रोथ मोमेंटम को, जो भी इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया का ग्रोथ मोमेंटम बताया गया, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। तो आपने अलग से कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ ये बताया कि जो रिस्क इसके अंदर बताए गए, जियो इकोनॉमिक वाला हुआ, सप्लाई चेन वाला हुआ, क्लाइमेट वाला हुआ, सोसाइटल पोलराइजेशन का हुआ, ये जितना भी कुछ था, इंडिया से हमने इसको कहाँ जोड़ा। ठीक, और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का नाम याद रखिएगा आप अपने आंसर में डालने के लिए। इंडिया से हमने इसको कहाँ जोड़ा, और ये बताया कि इकोनॉमिक सर्वे में जो हमारा ग्रोथ मोमेंटम था, उसको ये एडवर्स इफेक्ट कर सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ देखें तो रिस्क हमारे डायरेक्ट है। जैसे ट्रेड डिसरप्शन होता है तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कितना हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, बेसिकली उसका एक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोगों ने बात करी थी ना, सीएडी की। तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हमारा जो है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा मनी की वैल्यू कम होती जाएगी, और मनी की वैल्यू मेंटेन रखने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे प्रेशर पड़ेगा। इन्फ्लेशन होगा फ्रॉम सप्लाई शॉक, तो आरबीआई को हायर इंटरेस्ट रेट रखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होंगे। डिपॉजिट के रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके लोन के रेट बढ़ेंगे, लोन के रेट बढ़ेंगे तो लोग लोन कम लेंगे। तो ये पूरी चीजें इस तरह से रिलेट होती हैं। फिस्कल टारगेट जो हमारे यूनियन बजट के अंदर दिया हुआ है कि 4.3% डेफिसिट हमें रखना है, वो हमारा डिफिकल्ट टू अचीव हो जाएगा अगर हमारा रेवेन्यू फॉल होगा या फिर एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। हेल्थियर बैलेंस शीट्स, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में बताई हैं, इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर ग्लोबल स्लोडाउन आया और हमारा जो एक्सपोर्ट अर्निंग है या फिर हमारे रेमिटेंसेस हैं वो हमारे कम होने लगे। तो बेसिकली जो बाहर से हमारे पास पैसा आ रहा है, अगर वो पैसा कम होगा तो उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, और हमारा जो हम लोगों ने अपनी ग्रोथ की बात करें इकोनॉमिक सर्वे में, वो हमारी कम हो जाएगी। जो बजट के हमारे टारगेट्स है, फिस्कल टारगेट्स है, वो हमारे अफेक्ट हो जाएंगे। बट ये सब कब होगा, जब ये जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडिया को अफेक्ट कर रहे हैं, और इंडिया को अफेक्ट तो करेंगे, रिसेंटली हुआ भी है। तो यही चीज हमें लिखनी है। इन द लॉन्ग टर्म दीज रिस्क कैन लोअर पोटेंशियल ग्रोथ एंड डिले इंडिया जर्नी टुवर्ड्स बिकम अ डेवलप नेशन। यहाँ पे आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, ये लाइन हटा के आप ये लिख सकते हो कि अगर ये रिस्क हमारे ऐसे चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में जो हमारा विकसित भारत का ड्रीम है या विकसित भारत का जो हमारा मिशन है, उसे अचीव करना हमारे लिए और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बढ़ता जाएगा। टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, अब ये तो हमने बता दिया कि ये इश्यूज हैं। अब इन इश्यूज के लिए इंडिया को क्या करना है, यहाँ पे असली चीज आपकी आती है कि इंडिया नीड अ क्लियर वे फॉरवर्ड। सबसे पहले तो हमें ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा थ्रू न्यू एफटीएस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग जगह जगह करते आ रहे हैं, यूरोप के साथ कर रहे हैं, अफ्रीका के साथ, लैटिन अमेरिका के साथ। आंसर मैंने करीब 10-15 दिन पहले लिखा था ये, बट अभी रिसेंटली हमने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है। इट इज एसेंशियल टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फ्यू मार्केट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। हमें अपने डिजिटल इंफ्रा पे, साइबर सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तीसरा, क्लाइमेट अडेप्टेशन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, है ना। फोर्थ, जो हमारे मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स है जैसे G20, क्वाड, WTO, इनके साथ हमें अच्छे से एंगेज करना पड़ेगा। एक्टिव multilateral engagements in forum like G20, Quad and WTO can help protect interest. फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, मैन्युफैक्चरिंग में, स्किल्स में, लॉजिस्टिक्स में, ताकि हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़े और हमारे इंटरनल इकोनॉमी जो है ज्यादा रेजिलियंट रहे। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स में, फर्स्ट 3-4 पैराग्राफ्स में हमने बताया कि WTO की रिपोर्ट के अंदर क्या रहा। फोर्थ में हमने अपने 4 पॉइंट्स के अंदर हमने उन सबको एड्रेस, सारे इश्यूज को एड्रेस कर दिया। कंक्लूजन क्या रहा, GRR 2026 shows an elevated risk environment with geo-economic confrontation at the center. While these risks threaten India's macroeconomic stability, long-term growth, proactive management, and policy measures can convert many challenges into opportunities. By building resilience through diversification, reforms, and inclusive growth, India अपनी growth trajectory को maintain कर पाएगा और जो विकसित भारत का गोल है, विकसित भारत एट 2047, उसे भी अचीव कर पाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा थर्ड वीडियो था इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम के मेरे लिंक्स हैं अलग अलग चैनल और ग्रुप्स के, इन्हें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।